हेलो गाइस, राधे राधे। आज मैं सेल बायोलॉजी सीरीज के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया लेके आई हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसे अर्ध स्वायत्त सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें अपना खुद का डीएनए पाया जाता है। अगर मैं इसकी खोज की बात करूँ तो कई सारे जो साइंटिस्ट है इसकी खोज के अंदर जिम्मेदार है, परंतु सबसे बेस्ट जो साइंटिस्ट है जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया कहा वो है सी बेंडा, और कॉलिकर ने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यह जो पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया वह बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड सेल बायोलॉजी के अंदर आता है। इसके अलावा भी ये सारे कंपटीशन एग्जाम्स में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो डिस्कवरी हुई थी वो कैसे हुई थी। तो 1880 के अंदर 1880 के अंदर कॉलिकर नामक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इंसेक्ट की रेखित पेशों के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था। उसके बाद 1882 के अंदर फ्लेमिंग ने इसे फाइलिया कहा था। 1890 में अल्टमान ने इसे बायोप्लास्टर नाम दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी के बारे में सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया को किसने देखा तो कॉलिकर ने देखा था। उसके बाद फ्लेमिंग ने इसको फाइला बोला और अल्टमान ने बायोप्लास्ट नाम दिया। चलिए नोट्स में स्टडी करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया 1880 में कॉलिकर ने कीटों की रेखित पेशियों में सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया को देखा। 1882 के अंदर फ्लेमिंग ने इन्हें फाइलिया नाम दिया। फिला भी बोल सकते हैं और फाइलिया भी बोल सकते हैं। 1890 में अल्टमान ने इसे बायोप्लास्ट नाम दिया। फिर 1897 के अंदर सी बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। माइटोकॉन्ड्रिया दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, एक तो है माइटोस और दूसरा शब्द है कॉन्ड्रिया। माइटोस का मतलब होता है धागा और कॉन्ड्रिया का मतलब होता है कणिका। धागे समान या सूत्र के समान जो कणिकाएं होती है उन्हें माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। उसके बाद 1900 के अंदर मिशेली नामक वैज्ञानिक आए। इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को जीनस ग्रीन बी से स्टेन किया था। माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन किससे किया जा सकता है? जीनस ग्रीन बी से स्टेन किया जा सकता है। और यह सबसे पहले स्टेन करने वाले कौन थे? मिशेली थे। कब किया था इन्होंने? 1900 के अंदर। उसके बाद सी बेंडा ने ही माइटोकॉन्ड्रिया को कॉन्ड्रियोसोम बोला। सी बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला? कॉन्ड्रियोसोम बोला। 1904 में डेली नामक साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीसोम बोला। ऑक्सीसोम क्यों बोला? क्योंकि है ना माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है और इसमें ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन की क्रिया भी पाई जाती है, ईटीएस सिस्टम चलता है, इसलिए इसको क्या बोल दिया? ऑक्सीसोम बोल दिया। किसने बोला था? डेली नामक वैज्ञानिक ने बोला। कब बोला था? 1904 के अंदर। 1902 में सिबेंडर ने कॉन्ड्रियोसोम बोला। 1904 के अंदर डेली ने ऑक्सीसोम कहा माइटोकॉन्ड्रिया को। फिर सन आता है 1912 का। 1912 में किंग गुसबरी ने सेल्यूलर रेस्पिरेशन से माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध बताया। इन्होंने बताया है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है। फिर 1940 के अंदर सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया को पृथक किया गया था। यह पृथक्करण क्लाउड ने किया था। क्लाउड नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन से माइटोकॉन्ड्रिया को पृथक किया था। उसके बाद होम बोम नामक वैज्ञानिक आए थे। इन्होंने एक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया को आइसोलेट किया था। चलिए नोट्स में पढ़ते हैं।
1897 में सी बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। अगर माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया कहने का श्रेय किसने कहा है या माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नाम देने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो हम कहेंगे सी बेंडा। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक है माइटोस और दूसरा है कॉन्ड्रियोन। माइटोस का मतलब होता है धागा, सूत्र, और कॉन्ड्रिया का मतलब होता है कणिका। धागे समान कणिकाएं जो होती है उनको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। उसके बाद 1900 के अंदर मिशेलिस ने माइटोकॉन्ड्रिया को जीनस ग्रीन बी द्वारा अभिरंजित किया था। अभी मैंने बताया कि जीनस ग्रीन बी के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन किया जा सकता है। फिर 1902 के अंदर सी बेंडा ने ही इसे कॉन्ड्रियोसोम नाम दिया। 1906 के अंदर डेली ने ऑक्सीसोम कहा। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला? ऑक्सीसोम कहा। उसके बाद 1912 में किंग गुसबरी ने माइटोकॉन्ड्रिया का सेलुलर रेस्पिरेशन, कोशिकीय श्वसन के साथ संबंध स्थापित किया। 1940 के अंदर अल्बर्ट क्लॉड ने माइटोकॉन्ड्रिया को सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, अपकेंद्रण विधि द्वारा पृथक किया। 1948 में होजबूम ने उपापचय रूप से सक्रिय माइटोकॉन्ड्रिया का पृथक्करण किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें कि उसके पृथक्करण के लिए कौन कौन दो साइंटिस्ट आए थे। एक तो 1940 के अंदर अल्बर्ट क्लाउड आए थे जिन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया का आइसोलेशन किया था, और 1948 के अंदर होजबूम आए थे जिन्होंने उपापचय रूप से सक्रिय माइटोकॉन्ड्रिया का पृथक्करण किया था। फिर इनके बाद नास और नास आए थे। इन्होंने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। नास नामक वैज्ञानिक आए थे, नास और नास, और उन्होंने बताया था कि डीएनए के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए पाए जाते हैं। इनका जो डीएनए होता है वो कैसा होता है? सर्कुलर होता है। 1963 के अंदर नास एवं नास ने माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए की उपस्थिति को बताया था। माइटोकॉन्ड्रिया के कई सारे नाम हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को फुक्सिनोफिलिक ग्रेन्यूल, पेराबेलस बॉडी, प्लास्टोसोम, फिला, क्योंकि अल्टमैन ने इसको फिला बोला था इसलिए इसको फिलिया या फिला बोला था इसलिए इसको फिला भी बोल सकते हैं। इसको वर्मिकुलस भी बोलते हैं। कॉन्ड्रियोसोम सी बेंडा ने बोला था। मायोकॉन्ड्रिया भी कह सकते हैं, और अल्टमैन ने इसको क्या बोला था? बायोप्लास्ट बोला था। तो ये सारे नाम से जाना जाता है। फुक्सिनोफिलिक कण या ग्रेन्यूल, पेराबेलस बॉडी, प्लास्टोसोम्स और फिला एफ से फ्लेमिंग याद रखना। पहले मैंने बता दिया, एफ से फ्लेमिंग, और फ्लेमिंग ने क्या बोला था? फिला। फिर इनको वर्मिकुलस भी बोला जा सकता है, इनको कॉन्ड्रियोसोम्स भी कहते हैं, और इनको मायोकॉन्ड्रिया भी कह सकते हैं। और बायोप्लास्ट किसने बोला था? अल्टमैन ने बोला था। और कॉन्ड्रियोसोम्स किसने बोला था? सी बेंडा ने कहा था। माइटोकॉन्ड्रिया को फुक्सिनोफिलिक कण या ग्रेन्यूल, पेराबेलस बॉडी, प्लास्टोसोम्स, फिला, वर्मिकुलस, क्रमिक, कॉन्ड्रियोसोम्स, मायोकॉन्ड्रिया एवं बायोप्लास्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करें इनकी आकृति की। नेक्स्ट हेडिंग क्या रह जाएगी अपनी? आकृति। माइटोकॉन्ड्रिया की आकृति की बात करें तो इसकी आकृति जो होती है वो परिवर्तनशील होती है, मतलब बार बार चेंज होती है। इसकी मेनली दो आकृति देखने को मिलती है। एक तो ये फिलामेंटस हो सकते हैं, और दूसरे कैसे हो सकते हैं? ये ग्रेन्युलर हो सकते हैं। अगर ये क्रियात्मक अवस्था में एक्टिव फेज के अंदर है, माइटोकॉन्ड्रिया अगर एक्टिव फेज के अंदर है तो ये कप शेप भी हो सकते हैं, वेस्कुलर टाइप भी हो सकते हैं, और टेनिस के जो रैकेट होते हैं उसके आकार के भी समान हो सकते हैं। आकृति। माइटोकॉन्ड्रिया की आकृति परिवर्तनशील होती है, लेकिन सामान्यतः माइटोकॉन्ड्रिया फिलामेंटस, तंतुमय अथवा ग्रेन्युलर कणिकीय प्रकार के होते हैं। कुछ माइटोकॉन्ड्रिया अवस्था में कुछ क्रियात्मक अवस्था में इनकी आकृति मुग्धाकार, कप शेप, टेनिस के रैकेट के समान या आशय रूपी वेसिकुलर
टाइप हो जाती है। अगर वो क्रियात्मक अवस्था में, तब इनकी आकृति कैसी देखने को मिलेगी? ये तो कप शेप देखने को मिलेगी, या टेनिस के रैकेट के समान देखने को मिलेगी, या वेसिकुलर टाइप की देखने को मिलेगी। बाकी नॉर्मल जो इनकी आकृति होती है, या तो ये फिलामेंटस हो सकते हैं, या फिर ये कैसे हो सकते हैं? ग्रेन्युलर हो सकते हैं। अगर इनकी साइज की बात करते हैं, तो जैसे इनकी आकृति जो थी वो चेंजेबल थी, वैसे ही इनकी साइज भी कैसे होती है? चेंजेबल होती है। और वो किस पे निर्भर करती है? तो एक्टिव सेल की एक्टिव फेज पे निर्भर करती है। अगर हम बात करें इसके साइज में, तो इसकी जो चौड़ाई होती है, जो इसकी ब्रेथ होती है, इसकी चौड़ाई जो होती है वो निश्चित होती है, 0.5 माइक्रोमीटर की होती है। बट इनकी जो लंबाई होती है वो कैसी होती है? चेंजेबल होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के आकार की बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का आकार परिवर्तनशील होता है, जो मुख्य रूप से कोशिका की क्रियात्मक अवस्था पर निर्भर करता है। अधिकांश कोशिकाओं में इनकी चौड़ाई लगभग निश्चित 0.5 माइक्रोमीटर होती है, लेकिन लंबाई परिवर्तनशील होती है। अब हम बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का केमिकल कंपोजिशन कैसा है, कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर किस किस तरह की कौन कौन सी चीजें देखने को मिलती है, और किन किन चीजों से माइटोकॉन्ड्रिया बना हुआ है। अगर मैं बात करूं कि मेनली माइटोकॉन्ड्रिया किस चीज से बना हुआ है, तो माइटोकॉन्ड्रिया मेनली प्रोटीन से बना हुआ है और लिपिड से बना हुआ है। प्रोटीन और लिपिड से बना हुआ है। प्रोटीन और लिपिड दोनों मिलके 90 से 99% जो होता है, परसेंट जो होती है, माइटोकॉन्ड्रिया को बना लेती है। उसके अलावा इसके पास क्या पाया जा सकता है? इसके पास अपना डीएनए होता है, जो कि कैसा होता है? सर्कुलर होता है। इसका आरएनए होता है इसके पास, और राइबोसोम्स भी होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम जो होते हैं वो 70S प्रकार के होते हैं। उसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़े हुए कुछ एंजाइम्स, वेक्टर्स और विटामिन इनके अंदर देखने को मिलते हैं। अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन की बात करूं, तो इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसमें 40% लिपिड पाया जाता है, और इनर मेम्ब्रेन के अंदर 20% लिपिड देखने को मिलता है। इसके अलावा इसके सारे जो स्ट्रक्चर होते हैं उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स देखने को मिलते हैं। आउटर मेम्ब्रेन के अंदर, आउटर चेंबर के अंदर, इनर चेंबर के अंदर, मैट्रिक्स के अंदर कई सारे एंजाइम्स देखने को मिलते हैं, जो कि इनकी स्पेसिफिक लक्षण के अंदर आते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन, केमिकल कंपोजिशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया मुख्यतः प्रोटीन तथा लिपिड के बने होते हैं, जो लगभग 90 से 99% भाग बनाते हैं। प्रोटीन जो होती है 60 से 65% देखने को मिलती है, वहीं लिपिड जो होता है 35 से 40% तक पाया जाता है। इसके अलावा इसमें सर्कुलर डीएनए, आरएनए एवं 70S प्रकार के राइबोसोम और प्रचुर मात्रा में श्वसन व इलेक्ट्रॉन परिवहन ETS से संबंधित एंजाइम, वेक्टर, विटामिन पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी भित्ति में 40% लिपिड की मात्रा होती है, जबकि अंतः भित्ति इनर मेम्ब्रेन में 20% लिपिड की मात्रा पाई जाती है। इनके एंजाइम्स को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर बता देती हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है और किस जगह पर किस टाइप के एंजाइम देखने को मिलते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, ये अपने को माइटोकॉन्ड्रिया इस तरह से देखने को मिलता है। ये पूरा माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि बाहर इसकी आउटर मेम्ब्रेन है और यहाँ पर इसकी इनर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन एकदम चिकनी होती है, समतल होती है, तो थोड़ी सी खुरदुरी होती है। वही अगर अपन इनर मेम्ब्रेन की बात करें, इनर मेम्ब्रेन जो होती है अंतर्वलित होती है इस तरह से। इसके अंदर देखो ये बहुत सारे ये वलन देखने को मिलते हैं, और ये जो प्रत्येक वलन होते हैं, इस वलन को अपन क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं या क्रिस्टा कहते हैं। क्रिस्टी की सतह पर एटीपीएस सिंथेज पार्टिकल पाए जाते हैं, जिसको हम F1 कण के नाम से भी जानते हैं और एलिमेंट्री पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं।
आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में ये देखो यहाँ पे जगह है, खाली स्पेस देखने को मिल रहा है। इसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के नाम से जानते हैं। यहाँ पर भी अलग एंजाइम देखने को मिलेंगे, इसको आउटर चैम्बर बोल देंगे और ये इनर चैम्बर हो जाएगा। इन दोनों में अलग अलग टाइप के एंजाइम्स देखने को मिलते हैं। ये इसका सर्कुलर डीएनए है, इसमें कुछ ग्रेन्यूल्स देखने को मिलते हैं और कुछ राइबोसोम्स देखने को मिलते हैं। ये जो अंदर वाला जो भाग है, ये वाला, यहाँ पर एक लिक्विड भरा रहता है जिसको हम मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं, जो कि आधा प्रोटीन से मिलके बना होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन पंप लगे होते हैं जिसके जरिए हाइड्रोजन को अंदर की ओर ले जाया जाता है और उससे एटीपी का प्रोडक्शन होता है। हमने स्ट्रक्चर देख लिया, अब हम बता सकते हैं कि कौन से झिल्ली के कौन से एंजाइम्स है। अगर हम बाह्य झिल्ली की बात करें, बाह्य झिल्ली के एंजाइम्स की बात करें तो कौन कौन से होते हैं? एंजाइम्स ऑफ आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन के एंजाइम्स। आउटर मेम्ब्रेन के अंदर मोनो एमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम पाया जाता है, रोटेनोन इनसेंसिटिव NADH, साइटोक्रोम C रिडक्टेज एंजाइम, काइनुरेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, थायोकाइनेज एंजाइम। ये सारे जो एंजाइम है वो एंजाइम आउटर मेम्ब्रेन के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें एंजाइम ऑफ आउटर चेम्बर, वो आउटर चेम्बर जो मैंने बताया था ना, दोनों जगह, दोनों झिल्लियों के बीच में जो था उसको हम आउटर चेम्बर बोलते हैं। तो उसके अंदर कौन सा देखने को मिलता है एंजाइम? एडिनाइलेट काइनेज एंजाइम देखने को मिलते हैं और न्यूक्लियोसाइड डाइफोस्फोकाइनेज एंजाइम देखने को मिलते हैं। फिर अगर हम बात करें कि इसकी आंतरिक झिल्ली के एंजाइम कौन से? एंजाइम्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन के अंदर रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम देखने को मिलते हैं, मतलब ईटीएस के जितने भी एंजाइम्स होंगे वो सारे देखने को मिल जाएंगे। एटीपी सिंथेटेज ऑक्सीडेज एंजाइम देखने को मिलेगा। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम देखने को मिलता है। इसका बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है कि इनर मेम्ब्रेन का या फिर मैट्रिक्स का जो एंजाइम होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, इसका बहुत क्वेश्चन आता है। उसके अलावा इनर मेम्ब्रेन के अंदर कार्निटिन फैटी एसिड एसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम देखने को मिलता है। आंतरिक कक्ष के एंजाइम, एंजाइम ऑफ इनर चैम्बर, मतलब मैट्रिक्स के जो एंजाइम है उनकी बात करते हैं तो मैट्रिक्स के अंदर आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम देखने को मिलता है, फ्यूमरेज देखने को मिलता है, एकोनाइटेज एंजाइम देखने को मिलता है, सिट्रेट सिंथेटेज पाया जाता है, अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम पाया जाता है। यहीं पर क्रेब्स चक्र चलता है, तो क्रेब्स चक्र के जितने भी एंजाइम्स है वो मैट्रिक्स के अंदर देखने को मिलेंगे, जैसे कि आइसो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, फ्यूमरेज एंजाइम, एकोनाइटेज एंजाइम, सिट्रेट सिंथेटेज, अल्फा कीटो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ये सारे के सारे क्रेब चक्र के अंदर यूज होते हैं और ये सारे एंजाइम यहाँ पर पाए जाते हैं। उसके अलावा बीटा ऑक्सीडेशन एंजाइम मैट्रिक्स के अंदर देखने को मिलता है। एल मेलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, एल ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, डी एमिनो लेवुनाइल सिंथेटेज एंजाइम, फोस्फेटिक एसिड साइटिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम मैट्रिक्स के अंदर देखने को मिलते हैं। अब इस स्ट्रक्चर के बारे में अपने बात की थी कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें दो तरह की मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, एक होती है आउटर मेम्ब्रेन और एक होती है इनर मेम्ब्रेन। इन दोनों का जो बीच का जो स्पेस है उसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इसी को अपन बोलते हैं पेरा माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। इनर मेम्ब्रेन जो होती है अंतर्वलित होती है या इसके कुछ उभार पाए जाते हैं। इन अंतर्वलन को हम क्रिस्टा या क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। क्रिस्टी की सतह पर एटीपीएच सिंथेटेज एंजाइम पार्टिकल्स पाए जाते हैं जिनको हम F1 कण या एलिमेंट्री पार्टिकल के नाम से जानते हैं, जिनके ऊपर प्रोटॉन पंप लगे होते हैं जिनकी सहायता से एटीपी का निर्माण होता है। इनके पास अपना खुद का डीएनए होता है, इसलिए इनको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स के नाम से जानते हैं। और कुछ राइबोसोम देखने को मिलते हैं, इनके जो राइबोसोम होते हैं वो 70S प्रकार के देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो संरचना है वो कैसी है। तो 1950 के अंदर एक साइंटिस्ट आए थे, पेलेडे और जोस्ट्रेन,
जोस्ट्रैंड नामक के साइंटिस्ट आए थे। इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के माइक्रोस्कोप से माइटोकॉन्ड्रिया को देखा और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 3 संरचनाएं बताई, एक तो क्रिस्टी, मैट्रिक्स और एलिमेंट्री पार्टिकल्स, जो कि क्रिस्टी की सतह पर ही देखने को मिलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की परासंरचना, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। पेलाडे एवं जोस्ट्रैंड के इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा अध्ययन के आधार पर माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना को 3 भागों में अध्ययन किया जा सकता है। पहला है क्रिस्टी, जिसको खोल व क्रिस्टी कहते हैं। मैट्रिक्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, प्रारंभिक कण। अगर मैं बात करूं कि जो क्रिस्टी होती है वो किसकी बनी होती है, तो वो जो क्रिस्टी होती है ये लिपोप्रोटीन की बनी हुई इनर मेम्ब्रेन के वलन होते हैं। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो लिपोप्रोटीन की बनी होती है और ये कितने 16 एंगस्ट्रॉन मोटी होती है और इनके बीच का जो स्पेस होता है वो लगभग 40 से 70 एंगस्ट्रॉन तक देखने को मिलता है। उस स्पेस को हम पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के नाम से जानते हैं। खोल व क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया भी दोहरी इकाई कला द्वारा घिरा हुआ है। ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है क्योंकि इसके दो मेम्ब्रेन है। पहली मेम्ब्रेन है आउटर मेम्ब्रेन और दूसरी कौन सी, इनर मेम्ब्रेन। बाह्य कला और अंतः कला, इन्हें बाह्य व अंतः कला कहते हैं, जो लिपोप्रोटीन की बनी होती है। अभी बताया मैंने कि किसकी बनी होती है, लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन का मतलब लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है, लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है। यह लगभग 60 एंगस्ट्रॉन मोटी होती है तथा दोनों के मध्य लगभग 40 से 70 एंगस्ट्रॉन चौड़ा अवकाश होता है। इसे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं, जिसमें एक द्रव्य भरा रहता है। वो खाली नहीं होता, पूरा इसमें द्रव्य भरा रहता है। अगर मैंने डायग्राम में जब संरचना बता रही थी तभी बताया था कि इसके आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो चिकनी होती है और समतल होती है, परंतु इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें अंतर्वलन देखने को मिलती है। इन्हीं अंतर्वलन को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। तो देखिए पढ़ लेते हैं नोट्स के अंदर। आउटर मेम्ब्रेन चिकनी अथवा मामूली खुरदरी और समतल होती है, थोड़ी सी खुरदरी हो सकती पर ज्यादातर चिकनी देखने को मिलेगी। जबकि इनर मेम्ब्रेन में कई अनियमित अंतर्वलन या उभार होते हैं जो अंतः अवकाश में फैली रहती है। इनर मेम्ब्रेन द्वारा परिबद्ध ये अनियमित स्थान को अंतः अवकाश कहते हैं। मतलब इस तरह से जो अवकाश बन रही है ये वाले, इनको अंतः अवकाश कहते हैं। ये इनको अंतः अवकाश के नाम से जानते हैं। अंतः कला इनर मेम्ब्रेन के उभारों को क्रिस्टी कहा जाता है। जो उभार बन रहे हैं, ये जो उभार बन रहे हैं, इन उभारों को तो क्या कहा जाता है, क्रिस्टी कहा जाता है। और ये जो गड्ढा बन रहा है, इस गड्ढे को क्या बोला जाता है, अंतः अवकाश, इनर स्पेस बोला जाता है। अगर हम बात करें कि प्लांट सेल्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, उन माइटोकॉन्ड्रिया को या तो ट्यूबुली कहा जाता है या माइक्रो प्रोजेक्शन कहते हैं। ये अपने इनर मेम्ब्रेन है और यहाँ पर क्या लगे हुए हैं, इस तरह से यहाँ पर क्रिस्टी लगी हुई है, ये क्रिस्टी है। और यहाँ पर F1 पार्टिकल्स लगे हुए हैं। ये जो क्रिस्टी की आउटर सरफेस होती है इसको तो एम फेस कहते हैं और इनर सरफेस को क्या बोलते हैं, सी फेस कहते हैं। क्योंकि इनर जो होती है वो साइटोसोल की तरफ होती है और आउटर स्पेस जो होती है वो कहाँ होती है, टिश्यू की ओर होती है, इसलिए इसको एम फेस कहते हैं। तो प्लांट सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में इन उभारों को ट्यूबुली या माइक्रो प्रोजेक्शन कहते हैं। मतलब क्रिस्टी को क्या बोलते हैं, या तो ट्यूबुली कहते हैं या फिर माइक्रो प्रोजेक्शन कहते हैं। क्रिस्टी के अंदर एक अवकाश होता है जिसे इनर क्रिस्टी स्पेस कहते हैं। यह बाह्य अवकाश से जुड़ा रहता है। इनर मेम्ब्रेन या क्रिस्टी की आउटर सरफेस को एम सरफेस व क्रिस्टी की भीतर सतह जो अंतः अवकाश के संपर्क में रहती है उसे सी सरफेस कहते हैं।
मैट्रिक्स को पढ़ाने से पहले मैं आपको क्रिस्टी की संरचना दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्रिस्टी, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन और ये रही इसकी आउटर मेम्ब्रेन। इसको तो एम फेस कहते हैं और इनर मेम्ब्रेन वालों को क्या बोलते हैं, सी फेस बोलते हैं। तो देखो इस तरह से निकलती है। और ये जो है इसके क्या है, एलिमेंट्री पार्टिकल ऑक्सीसोम्स। ये जो मैट्रिक्स होता है वो हाफ लिक्विड होता है, हाफ लिक्विड, हाफ लिक्विड प्रोटीन से बना हुआ भाग होता है। या तो लिक्विड फॉर्म में होता है या फिर हाफ लिक्विड होता है। इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स देखने को मिल सकते हैं, कई सारे वेक्टर्स देखने को मिलते हैं, राइबोसोम देखने को मिलता है, आरएनए मिलता है, आरएनए पॉलीमरेज देखने को मिलता है, डीएनए मिलता है और डीएनए पॉलीमरेज देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा रेस्पिरेटरी चेन से जुड़े हुए एंजाइम्स और वेक्टर्स भी इसके अंदर देखने को मिलते हैं। अभी हमने कई सारे मैट्रिक्स के एंजाइम्स पढ़े थे, जिसमें से कई सारे एंजाइम्स जो थे वो डायरेक्टली क्रेब्स चक्र में यूज होने वाले एंजाइम्स थे, जैसे कि अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, सिट्रेस सिंथेटेज, एकोनाइटेज। ये सारे जो एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में पाए जाते हैं वो डायरेक्टली किसमें इन्वॉल्व होते हैं, क्रेब्स चक्र में। और क्रेब्स चक्र के द्वारा सेल्यूलर रेस्पिरेशन संपन्न होता है। मैट्रिक्स माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक अवकाश में भरे हुए तरल व अर्ध तरल प्रोटीनी भाग को पीठिका या मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें कई एंजाइम्स व सह एंजाइम्स और कोएंजाइम्स जैसे कि एनएडी, एनएडीपी, एडीपी, एटीपी, वाहक वेक्टर्स, कैरियर्स, राइबोसोम्स, आरएनए, आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए तथा डीएनए पॉलीमरेज अंतर्विष्ट होते हैं, मतलब पाए जाते हैं। एंजाइम व वेक्टर श्वसन श्रृंखला से संबंधित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है। इसके 2 से 6 अणु हो सकते हैं। मैं एक बार और आपको स्ट्रक्चर में दिखा, ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए, ये एक, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 2 से ज्यादा है, 2 से 6 के बीच में इसमें डीएनए के अणु देखने को मिल सकते हैं। डीएनए जो होते हैं वो कहाँ देखने को मिलते हैं, उसके मैट्रिक्स के अंदर देखने को मिलते हैं। सी सरफेस जो होती है उस साइड में चिपके हुए होते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, वो रेस्पिरेटरी से संबंधित कुछ प्रोटीन जो होते हैं उनका संश्लेषण कर लेता है, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट करता है। इसलिए और कुछ प्रोटीन के लिए ये अपने डीएनए के ऊपर निर्भर भी रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाने वाला डीएनए वलयाकार मतलब सर्कुलर होता है। इसके ऐसा होता है और इसके 2 से 6 अणु हो सकते हैं, मतलब डीएनए के 2 से 6 अणु हो सकते हैं। यह सामान्यतः अंतःकला की सी सरफेस पर चिपके रहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया भी हरित लवक की तरह श्वसन के लिए आवश्यक कुछ प्रोटीनों का संश्लेषण कर लेता है, जबकि कुछ प्रोटीनों के संश्लेषण के लिए यह केंद्रीय डीएनए पर निर्भर होता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आरएनए पाए जाते हैं। इसके जो आरएनए होते हैं 70S प्रकार के होते हैं, जिसमें एक इकाई 50S की होती है और दूसरी इकाई का नाम होता है 30S। दोनों को मिला के 80S होता है, पर जोड़ना नहीं है। 70S राइबोसोम होते हैं। बड़ी उप इकाई का नाम क्या होता है, 50S। और छोटी स्मॉल सब यूनिट का क्या नाम होता है, 30S। इसके अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया में विभिन्न प्रकार के आरएनए जैसे टीआरएनए, एमआरएनए पाए जाते हैं तथा राइबोसोम 70S प्रकार का होता है, जो कि 50S एवं 30S उप इकाई का मिलकर बना होता है। इस प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया में विभिन्न प्रकार के आरएनए व राइबोसोम की उपस्थिति के कारण माइटोकॉन्ड्रिया स्वायत्त अंग कहलाता है। इसमें कई सारे तो डीएनए है, इसका खुद का अपना डीएनए है, उसके अलावा इसके पास आरएनए पाए जाते हैं और राइबोसोम पाए जाते हैं, इसलिए इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन नील के नाम से जानते हैं। यह श्वसन के लिए आवश्यक प्रोटीनों का संश्लेषण स्वयं कर लेते हैं, कुछ का तो कर लेते हैं और कुछ के लिए वह निर्भर रहते हैं अपने खुद के डीएनए के लिए। अगर हम बात करें एलिमेंट्री पार्टिकल्स की, तो ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं इसके खुद के 3 भाग होते हैं। इनको ऑक्सीसोम के नाम से भी जाना जाता है, हेड, स्टाल्क और बेस। ये इस तरह से कुछ लगे रहते हैं क्रिस्टी के अंदर, क्रिस्टी की सतह पर यहाँ पे दिखाई दे रहे।
आज का पार्ट कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, इसलिए हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो है उसको नेक्स्ट पार्ट 2 के अंदर डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जितने भी आपके बीएससी के स्टूडेंट्स हैं उनको प्लीज शेयर करें कि टॉपिक वाइज एमके क्लासेस 09 पूरा बीएससी का सिलेबस लेके आए, उसको आप टॉपिक वाइज पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर आकर जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग ये वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।